हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास के थ्योरी चैप्टर्स। तो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर या एक दिन के गैप में थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। और पहला चैप्टर 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो आपके यूटी में या आपके मिड टर्म में कम से कम 3 से 5 नंबर का चैप्टर 100% आएगा। ये चैप्टर है क्या, बहुत ध्यान से सीखते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि अकाउंटिंग क्या है, तो जस्ट आपको आंसर देना है। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। सर क्या रिकॉर्ड करना? कोई भी चीज खरीद रहे हो, कोई भी चीज बेच रहे हो, कोई भी सैलरी पेड करना, रेंट पे करना, इन सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करने को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो हम प्रॉपर देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है। तो कोई आपसे पूछेगा इसके हमारी डेफिनेशन क्या है, तो आपके सामने है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्रीज कवर करना, देन क्लासिफाइंग, इनडायरेक्टली लेजर्स मेंटेन करना, देन समराइजिंग, मतलब हर चीज को सिस्टमैटिक वे से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना, एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आपको ये सारी चीजें मॉनेटरी वैल्यू में होना कंपलसरी है। अगर मॉनेटरी वैल्यू में नहीं हुआ तो याद रखना अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। उसके बाद ट्रांजैक्शन इवेंट्स विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज को हम रिजल्ट अपने ऑनर्स तक मेंटेन करेंगे। ये हमारी अकाउंट्स की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सच अ मैनर्स ऑफ टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद कम्युनिकेट करना, रिजल्ट्स को बताना अपने ऑनर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ। ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ स्टार्ट करते हैं स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से स्टेप है अकाउंटिंग के? तो पहला स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई करना कि वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। जैसे मैं बिजनेस के लिए कुछ खरीदूंगा तो फाइनेंशियल है, घर के लिए कुछ खरीदूंगा तो वो नहीं है। तो पहले आइडेंटिफाई करना, दूसरा मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करना, थर्ड रिकॉर्डिंग करना, देन क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, फिर उन चीजों को एनालाइज करना एंड देन कम्युनिकेट करना। थोड़े स्टेप ऊपर नीचे हैं। क्लासिफिकेशन के बाद आपका आएगा समराइजिंग, एंड समराइजिंग के बाद आप क्या करोगे जी? एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद आप कम्युनिकेटिंग करोगे। थोड़े से स्टेप ऊपर नीचे हो गए हैं, बट जो मैंने आपको बोला है ये आपका मेजरली स्टेप है। तो स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो 4 के बाद है आपका समराइजिंग, फिर आपका है जी इसके बाद हमने क्या किया? एनालाइज, देन कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट आते हैं स्टेप ऑफ अकाउंटिंग के बाद अकाउंटिंग। यही जो स्टेप आपने यूज किया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ अकाउंटिंग के। सबसे पहले वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, बहुत आसान है। उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर हो सके एंड जो जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। सेकेंड, वही आपका मेजर करना, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किए बिना हम काम नहीं करेंगे, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपका 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जर्नल एंट्रीज मेंटेन करना, ये रिकॉर्डिंग का पार्ट है। क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं जी हमारा बेसिकली जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर्स मेंटेन करना और हर चीज को क्लासिफाई करना, क्या क्या चीजें हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो लेजर्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया? हर चीज का सेपरेट अकाउंट बनाना, कैश कितना आया, मशीनरी कितनी आई, स्टॉक कितना आया, इन चीजों को हम सेपरेट करते हैं। तो पहले रिकॉर्डिंग करना, देन आपका क्लासिफाइंग करना। क्लासिफाइंग के बाद मैंने आपको बताया था कि समराइजिंग करना, वहां स्टेप थोड़े से गलत थे या आपके सीक्वेंस में गिवन है। तो ये आपने समराइजिंग किया। समराइजिंग सारे डेटा को क्लासिफाइड करना, एक जगह पर नोट करना, जिसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जहां पर हम निकालते हैं कैश कितना है, मशीनरी कितनी है, स्टॉक कितना है, हर चीज एक जगह पर हम लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, वो कैलकुलेट किया जाता है। और फाइनली हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कितने हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारी लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें एक जगह पर नोट की जाती है। देन ये सारा काम करने के बाद आप एनालाइज करते हो प्रीवियस ईयर के डेटा से करंट ईयर के डेटा को कि कितना प्रॉफिट पहले था और अब कितना प्रॉफिट है। एंड देन लास्ट में हम इस प्रॉफिट्स को सारा निकालने के बाद अपने ऑनर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि फाइनली आपके पास क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। ये सारी चीजें हम अपने ऑनर्स तक अप्रोप्रिएट टाइम पर पहुंचाते हैं। और नॉर्मली हम ईयर एंड पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो ईयर एंड पे हम सारी डिटेल्स कम्युनिकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये था हमारा पहला स्टेप। स्टेप क्या था हमारा?
अकाउंटिंग के क्या स्टेप हैं, स्टेप के बाद अकाउंटिंग क्यों की जाती है, तो ये आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बनाने का क्या मोटिव है हमारा, तो अकाउंटिंग बनाने का सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मेंटेन करना। हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से नोट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सेकंड, असर्टेन रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट ऑपरेशन, कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने लॉस हुए, इसके लिए भी हम अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको शॉर्टली सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड, असर्टेन दी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन होती है अगेन बैलेंस शीट, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएं, क्या एसेट्स क्या लायबिलिटीज। फिर टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज, बिजनेस के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बनाया जाता है। जस्ट एग्जांपल, मैंने ये टीवी पैनल परचेस किया और अगर मेरे पास इसका बिल नहीं होगा, प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो कोई भी बंदा मेरे से क्लेम करने आ सकता है कि यार ये चीज मेरी है। और अगर सिस्टमैटिक वे से मैंने रिकॉर्ड किया होगा, हर चीज का प्रूफ होगा, तो कोई भी मेरे से क्लेम नहीं कर सकता। तो इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस की प्रॉपर्टीज को। एंड देन फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अगर मेरे पास हर चीज का हर इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से होगी तो मैं आराम से डिसीजन ले पाऊंगा, कहां पे इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हमारा काम कर जाता है। एंड फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज, अगर आपके पास सारी चीजें इंफॉर्मेशन होंगी, हर रिकॉर्डिंग होगी, तो सारे आप रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज पूरे कर पाओगे, कंपनीज एक्ट के सारे पॉइंट्स पूरे कर पाओगे, तो कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लीगली आप हर चीज कर रहे हो। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव समझ आ जाता है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लगभग आप लोगों को बड़े आराम से क्लियर होंगे। तो कोई आपसे पूछेगा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, तो बड़े आसानी से हम डायरेक्टली सोचते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, परमानेंट एंड रिलायबल रिकॉर्ड। आज से 10 साल के बाद भी मैं अपनी अकाउंटिंग चेक करना चाहूं तो मेरे पास परमानेंट रिकॉर्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को। सेकेंड, परमानेंट रिकॉर्ड के बाद में आराम से एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कर पाऊंगा, कितना ट्रायल बैलेंस में कितना प्रॉफिट, मतलब हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, ये हम निकाल पाएंगे। करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर पाओगे आप। टैक्स आराम से पेड करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। आप आराम से फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर पाओगे अपने बिजनेस का। कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, आप आराम से चेक कर पाओगे। तो मैं डायरेक्टली आपको बताना चाह रहा हूं कि आप डायरेक्टली अगर आप इसको पढ़ोगे तो भी बड़ी आराम से आप कवर कर सकते हो। देखो, नेट रिजल्ट निकालना बिजनेस का, एंड बताया मैंने आपको फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितने हैं। आप बिजनेस की प्रोग्रेस चेक कर पाओगे कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, कितने लॉस कमा पा रहे हो, क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। एंड कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज, आराम से चेक कर पाओगे पैसा कितना देना है, कितना लेना है। उसके बाद कंट्रोल ओवर एसेट्स, जेब में कितना पैसा पड़ा है, क्या फालतू, मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपकी जेब में 10 लाख होते हैं और आपको पता नहीं होता कि वो आपका अपना है या नहीं है। इसलिए अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रखी होगी तो कंट्रोल कर पाओगे आप एक्सपेंसेस पे एंड ऑल ओवर एसेट्स पर। तो ये मेजरली आपके पास ये काफी सारे पॉइंट्स हैं। सेलिंग प्राइस आप फिक्स कर पाओगे, टैक्सेशन निकाल पाओगे, मैनेजमेंट डिसीजन ले पाओगे, आप लीगल रिक्वायरमेंट्स कर पाओगे। तो ये मेजर पार्ट थे आपके एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं लिमिटेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्या नेगेटिव पॉइंट है? सबसे पहला, अकाउंटिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि ये कभी कभार आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता। मतलब अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। कई बार आपके पास प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के एविडेंस ही नहीं होते, और एविडेंस नहीं होगे तो आप एस्टिमेशन बेसिस पर प्रॉफिट और लॉस निकाल पा रहे होते हो। जस्ट एग्जांपल, कभी कभार जैसे मान लो स्कूल की बिल्डिंग को जब आप यूज करने जाते हो तो बोला स्कूल की बिल्डिंग को और अपने घर की बिल्डिंग को आप सेम तरीके से यूज नहीं करते। वहां पर बिल्डिंग ज्यादा डेप्रिशिएट होती है, घर की बिल्डिंग कम डेप्रिशिएट होती है, लेकिन एक गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है रेट दोनों का। ऐसी कई बार आपने, जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी परचेस की, कोई गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, कोई बहुत टाइम तक खराब होती है, तो आप बिजनेस में एग्जैक्टली एसेट का टाइम नहीं निकाल पाते हो कई बार कि वो एग्जैक्टली इतने ही टाइम चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये पार्ट है आपका कि अकाउंटिंग फुल एग्जैक्ट नहीं होता, इंफॉर्मेशन आधे अधूरे होते हैं। सेम कभी कभार हमें बैड डेट्स के लिए हम प्रोविजंस क्रिएट कर रहे होते हैं, हमें लगता है यार इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा या उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए एक एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। सेकंड,
अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कई बार आपके पास कोई इंफॉर्मेशन सच नहीं होती, गलत इंफॉर्मेशन होती है, आपको एस्टिमेशन ही करना पड़ता है, लगभग दोनों पॉइंट सेम ही लगते हैं हमें। एंड हाँ जी, हम कर रहे थे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये इग्नोर कर देता है। जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते टाइम अगर मैंने किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव किया, गाली दी या अच्छे से काम नहीं किया तो अकाउंट्स ये चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही मैं एग्जांपल फीस आ रही है तो सिर्फ ये वो चीजें रिकॉर्ड करता है, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं करता, मैटर ही नहीं करता कि आप कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, क्या स्किल है आपके पास, क्या मैनेजमेंट है आपके पास, ये रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। अचानक मार्केट में आपके एसेट्स का प्राइस बदल भी जाए तो अकाउंटेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि आप उसे रिकॉर्ड करो। तो अचानक प्राइस अगर बदलेगा तो भी अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग में बी लीड विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। आराम से, जैसे मेरे पास आज फीस आई 20,000 रुपीज और कई बार मैं उसको 2,000 कर देता हूं, या 2 लाख फीस आई तो 20,000 कर देता हूं। तो अकाउंटिंग जो है वो मैनिपुलेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। किसी को अलग अमाउंट पेड करते हैं, हम उसमें अमाउंट्स चेंज कर देते हैं। तो ये अकाउंटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि विंडो ड्रेसिंग बड़े आसानी से प्रॉब्लम में, मतलब आराम से विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग, छेड़छाड़ करना अकाउंट्स के साथ, और ये बड़ा आसान है करना, गलत है लेकिन लोग करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए लिमिटेशंस के बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग, कुछ खास नहीं है, सेम ही पॉइंट है। मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना, मैनेजमेंट चेक करना, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी निकालना, एविडेंस इन कोर्ट, मतलब ये बेनिफिट्स मिलते हैं आपको अकाउंटिंग के, तो सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है। मेन आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 टाइप के हमारे ब्रांचेस हैं। पहला हमारा अकाउंट्स का जो ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो आप लोग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही करने वाले हो। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मतलब होता है कि इसमें आप जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं उस पर कितना कॉस्ट आ रहा है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना, एंड कॉस्ट को कोशिश करना कि कंट्रोल किया जाए, कम से कम किया जाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 3 टाइप के ब्रांचेस हैं। थर्ड है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ये आपको बेसिकली करके देगा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो एक लाइन का आंसर, डिसीजन मेकिंग का काम आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, डिसीजन मेकिंग का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। नेक्स्ट है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। 2 टाइप के यूजर है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में ऑनर आते हैं और मैनेजमेंट आता है। एक्सटर्नल में आते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, पब्लिक, और आपका गवर्नमेंट आ जाएगी, बहुत सारे हैं, इन्वेस्टर्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए। हर इंसान का अपना अपना नजरिया है अकाउंटिंग को चेक करने का। जैसे ऑनर देखेगा प्रॉफिट लॉस, मैनेजमेंट देखेगा ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, आपका एम्प्लॉय चेक करेगा कि क्या ये मेरे को सैलरी देने के कैपेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें की जाती है। ब्रांच क्या है हमारा, यूजर ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑनर देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा, आप लर्न कर लेना इसको। एक्सटर्नल यूजर्स में बहुत सारे हैं, बैंक चेक करता है आपके, इन्वेस्टर चेक करेगा, उसके बाद आपके क्रेडिटर्स देखेंगे, गवर्नमेंट चेक करेगा कि प्रॉफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा, रिसर्चर देखेंगे क्या ये कंपनी काम कर रही है अच्छा या नहीं कर रही, कंज्यूमर देखेंगे कि यार अच्छे से हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं क्या वो सही गुड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, एम्प्लॉयज देखेंगे कि क्या ये कंपनी बोनस देती है हमें या हमें और एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाली है या नहीं। तो ये पॉइंट था आपका, क्या था हमारा यूजर ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेपर में ज्यादातर एग्जाम में इसका पार्ट का क्वेश्चन जरूर आता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके पार्ट हैं क्वालिटेटिव। सबसे पहले रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, इट मींस दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वेरीफाइड। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो वेरीफाइड होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आएगी। तो रिलायबिलिटी आप कर सकते हो। रिलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर्स टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल कर रहे हो वो रिलेवेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वरना बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है सेकंड। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग जो है आराम से अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, जिसको भी मैं ये अकाउंटिंग दिखाऊं तो वो आराम से समझ पाए क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है, क्या प्रॉफिट्स है। एंड लास्ट कंपैरेबिलिटी, आप इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को किसी अनदर इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर कर सको, एक साल से दूसरे साल में कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको कंपेयर किया जा सके। तो हमारे 4 पार्ट्स थे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के। लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का अब हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। बुक कीपिंग का मतलब है जो आप डेली बेसिस पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, हर चीज को डेली बेसिस पर जो रूटीन काम है वो बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग है ईयर एंड पे की जाती है, जिसका काम होता है समराइजिंग करना, मेन काम समराइजिंग करना। ये हमारा क्या होता है जी, हमारा किसका पार्ट होगा, अकाउंटिंग का, जो ईयर एंड पे की जाती है। अकाउंटेंसी कोई पूछे वो क्या होता है, तो अकाउंटेंसी इनडायरेक्टली वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करके आप क्या करने वाले हो, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करने वाले हो। तो इनडायरेक्टली ये एक आपका बोर्ड हो गया जिसके अंदर सारा काम किया जा रहा है, तो अकाउंटेंसी वो है। अकाउंटिंग ईयर के एंड में की जाती है। एंड बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफिकेशन के पार्ट को बुक कीपिंग बोला जाता है इनडायरेक्टली। तो बुक कीपिंग मैंने आपको बता दिया, जो आप बेसिक फेज है आपका, डेली बेसिस पर जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग। एंड इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा नहीं इनका डिफरेंस करके, जॉब पेपर में इसके डिफरेंसेस ज्यादा आते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना एंड आइडेंटिफाई करना, सबसे इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका काम होता है समराइजिंग, मेन मैं आपको बोल रहा हूं अकाउंटिंग जो है वो समराइजिंग करना इनडायरेक्टली ईयर के एंड में। जो आप पहले 3 स्टेप आपके बुक कीपिंग के, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाइंग करना, एंड उसके बाद समराइजिंग करना, कम्युनिकेट करना और एनालाइज करना, ये आपका काम होता है। इसका क्या चीज हमारा, अकाउंटिंग का स्टेज। इट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग और ये हमारा सेकेंडरी स्टेज ऑफ हमारा अकाउंटिंग है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अकाउंट का काम है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और इसका काम है कैलकुलेट करना प्रॉफिट और लॉस हुआ या क्या हुआ। नेचर ऑफ जॉब, ये डेली रूटीन बेसिस का काम है और ये ईयर के एंड का काम है। ये डेली बेसिस का काम है और ये ईयर के एंड का काम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, इसको सीनियर स्टाफ भी कर सकता है। स्पेशल स्किल के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, स्पेशल स्किल चाहिए आपको अकाउंटिंग करने के लिए, तभी अकाउंटिंग कर सकते हैं। चैप्टर का आखिरी पार्ट डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का बेसिकली मतलब होता है कि जो ईयर एंड पे छोटे मोटे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो अकाउंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, तो वो क्या करते हैं जी, पूरे साल अपना नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते हैं और ईयर एंड में किसी स्टाफ को बुलाकर अपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। बट आप जो करने वाले हो, डबल एंट्री सिस्टम करने वाले हो, हर एंट्री के 2 साइड्स होने वाले हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। परचेस करना, सेल करना, हर चीज की 2 एंट्रीज होंगी। ये काम आपका डबल एंट्री सिस्टम में है। और डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम दोनों मैं आपको समझा चुका हूं। बहुत आसान सा चैप्टर था ये आपका, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये वीडियो अगर आपको समझ आ जाए, पूरी वीडियो देख लेना अच्छे से, नोट्स सामने ही लिखे हुए आपको, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट में डाल देना, और वीडियो क्लियरली समझ आ गई देखने के बाद तो प्लीज कमेंट डाल देना। अगर आप लोगों को समझ आएगा तो मैं सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, समझ नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप मुझे इंफॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिनको भी वीडियोस क्लियर आ गई समझ, तो कमेंट एक अच्छा सा डाल देना ताकि हम इसको और अच्छे से सेकंड वीडियो में कवर कर सके सेकंड चैप्टर को।